वेव पार्टिकल डुअलिटी जो डी ब्रोगली ने कहा कि एक मैटर भी सम सर्कमस्टांसेस में वेव की तरह बिहेव कर सकता है, क्योंकि उसने ये अज्यूम करा कि रेडिएशन अगर एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है तो मैटर भी एक वेव की तरह बिहेव कर सकता है। तो लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं था, बट बाद में डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट हुआ जिसने इस चीज का प्रूफ दिया कि एक मैटर भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है। तो वो एक्सपेरिमेंट हम लोग देख लेंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ये। ठीक है, यहाँ पे एक हाई वोल्टेज सोर्स है, ये एक हाई वोल्टेज सोर्स है, और ये एक इलेक्ट्रॉन गन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गन है, और ये ये जो है ये एक्सेलरेट करवा रहा है। इस इलेक्ट्रॉन गन का मतलब क्या होता है? गन है तो वो बुलेट छोड़ता है, इलेक्ट्रॉन गन का मतलब इसका बुलेट इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, और ये देखो ये कनेक्टेड है इस हाई वोल्टेज सोर्स से, है ना। तो जब ये हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है तो ये जो पार्ट है ये उस इधर से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो जब इसमें से गुजरेगा तो वो उस चीज को एक्सेलरेट करवाएगा ड्यू टू दी पोटेंशियल। ठीक है, उस पोटेंशियल से एक्सेलरेट करवाएगा। तो जब इससे निकला तो ये जो इलेक्ट्रॉन बीम रहेगा ये हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, फिर इसको एक निकल निकल के टारगेट पे हिट करा गया। ठीक है, और जब हिट करा तो फिर एक एंगल थीटा से वो कुछ भी बोलो कि मतलब स्कैटर हो गया। ठीक है, स्कैटर इज द राइट वर्ड यूज करना यहाँ पे। तो वो टारगेट पे हिट करने के बाद जो बीम है वो स्कैटर हो गया, हर डायरेक्शन में स्कैटर होगा। ठीक है, हर डायरेक्शन में स्कैटर होगा, और हम अपना डिटेक्टर को, ये जो मूवेबल डिटेक्टर है, इसको हम लोग हर डायरेक्शन में मूव करके देखेंगे। ठीक है, इस टारगेट के अराउंड हर डायरेक्शन में हम लोग मूव करके देखेंगे, और हम लोग जो इलेक्ट्रॉन बीम है, जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम है, इसमें से निकलने के बाद जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम है उसकी इंटेंसिटी को मेजर करेंगे। ठीक है, थ्रू दिस डिटेक्टर। क्लियर है इतनी बात? ये इसका इलेक्ट्रॉन सेटअप है। इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड बीम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज मेजर्ड बाय दिस डिटेक्टर। ये हमारा सेटअप है। फिर क्या हुआ, तो हमने जब ये मेजर किया तो हमने ऑब्जर्वेशन क्या मिला हम लोगों को? हम लोगों को ऑब्जर्वेशन ये मिलता है कि अगर हम लोग इंटेंसिटी को वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे अगर हम लोग थीटा को प्लॉट करें, ठीक है, तो फॉर अ पर्टिकुलर थीटा, लेट्स से वो थीटा 50 डिग्रीज है, और हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल्स के लिए ये हम लोग क्या करेंगे, फॉर डिफरेंट डिफरेंट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल्स। ठीक है, तो फॉर V इज इक्वल्स टू 54 वोल्ट पे जब हम लोगों ने एक्सेलरेट करवाया था इलेक्ट्रॉन को, तो हमने ये देखा कि कलेक्टर को हम लोग अगर जे एंगल देख रहे हो ना यहाँ पे, ये जो एंगल देख रहे हो आप लोग, ये एंगल कलेक्टर को इस एंगल पे थीटा इज इक्वल्स टू 50 डिग्रीज पे जब हमने रखा तो हम लोग को क्या मिला? एक पीक मिला। ठीक है, ये इसका पीक है, एक पीक मिला हम लोगों को। ठीक है, तो ये हमने देखा, ये हमारा हो गया ऑब्जर्वेशन। द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी आई ऑफ द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड with the scattering angle for different accelerating potentials. A strong peak in intensity was observed at a 54 potential of 54 volts at a scattering angle of 50 degrees. ये हमारा ऑब्जर्वेशन हुआ। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन किया गया कि कैसे हो रहा है। एक्सप्लेनेशन समझो। तो एक्सप्लेन किया गया आपको, मैंने जब इस चैप्टर की स्टार्टिंग पे आप लोगों को एक वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट मैंने बताया था, है ना। वाईडी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मैंने बताया था, जिसमें लाइट क्या करता है, ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अपने फिनोमेना को आपने एक्सप्लेन किया था। फिर हमने एक की डायफ्रैक्ट एक्सप्लेन किया था।
जब हम लोग लाइट को वेव तरह, तो यहाँ पे भी उसी का ही एनालॉजी देखो। तो ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन बीम जो है, अगर हम वेव की तरह ट्रीट करें, ठीक है, अगर हम लोग उसको एक वेव की तरह ट्रीट करें, तो जो इंसिडेंट बीम है और जो स्कैटर्ड बीम है, उन दोनों के बीच में, जो इंसिडेंट बीम है और जो स्कैटर्ड बीम है, उन दोनों के बीच में होता, ठीक है। जब ये मेटल के, अब निकल टारगेट है, निकल टारगेट के अंदर एटम्स होंगे, ये हमारे एटम्स हैं। एंड क्योंकि अगर मानो कि निकल एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, अगर हम लोग निकल क्रिस्टल लेते हैं यहाँ पे, निकल की अगर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, दैट मींस इसमें जो एटम्स हैं वो पीरियोडिकली अरेंज्ड हैं। ये सभी कुछ हायर लेवल अंडरस्टैंडिंग है, बट आप समझ जाओ। अगर निकल की क्रिस्टल ली गई, जो कि हमारा टारगेट था जिसमें इलेक्ट्रॉन बीम इंसिडेंट किया गया, अगर वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, तो मतलब उसमें जो निकल के एटम्स होंगे वो पीरियोडिकली अरेंज्ड होंगे। तो ये देखो कितने पीरियोडिकली अरेंज्ड है, ठीक है। ये सब कुछ एट अ डिस्टेंस, सम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस पे सब कुछ अरेंज्ड है। एंड डिफरेंट लेयर्स भी होंगे। तो अज्यूम किया गया कि दो लेयर के बीच में डिस्टेंस डी है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन बीम आया और फिर इधर से ये एटम पे लग के, इस एटम पे लग के वो, इस एटम पे लग के वो स्कैटर कर गया। फिर ये इलेक्ट्रॉन बीम आया, इस एटम पे लग के वो इस डायरेक्शन में स्कैटर कर गया, ठीक है। तो आपने जो एंगल मेजर करा था वो इसके हॉरिजॉन्टल से ये एंगल पे आपने मेजर किया, ठीक है, कितने एंगल पे डिफ्रैक्ट हो रहा है करके। तो फिर आपने देखा कि जो लाइट आ रहा है और जो लाइट जा रहा है उसके बीच में पाथ डिफरेंस इतना है। पाथ डिफरेंस 2d साइन थीटा का आ रहा है। पाथ डिफरेंस ऐसा समझो, पाथ डिफरेंस है ये, पाथ डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस आप लोग वेव ऑप्टिक्स में भी पढ़ोगे, जब वेव्स को एनालाइज करोगे लाइट को एज अ वेव, तो आप लोग पाथ डिफरेंस पढ़ोगे। पाथ डिफरेंस मतलब ये लाइट जो आ रहा है और ये लाइट जो जा रहा है, क्योंकि जब ये मीडियम के अंदर से गया है, एक मीडियम के अंदर से गया है, तो इसको कितना एक्स्ट्रा पाथ चलना पड़ा है, ठीक है, इसको कितना एक्स्ट्रा पाथ चलना पड़ा है, ठीक है। ये लाइट आया, ये लाइट आया और ये लाइट गया, तो इन दोनों के बीच में तो कोई पाथ डिफरेंस नहीं हुआ, ठीक है, इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये आया गया, बट ये मीडियम के अंदर से गया, तो इनके बीच में एक पाथ डिफरेंस है। और वो कितना, इन दोनों के बीच में, ये लाइट और ये लाइट के बीच में इतने का पार्ट डिफरेंस हो गया। समझ रहे हो? थोड़ा सा मैं इरेज करके बेटर बता देता हूँ, समझो इस चीज को। पार्ट डिफरेंस क्या है? तो ये लाइट आया और ये लाइट गया, ठीक है। फिर ये जो इसका बीम 1 है और इसका बीम 2 है, ये लाइट आया और ये यहाँ पे इंसिडेंट हुआ। तो जब तक ये लाइट यहाँ पे पहुंचा, तब तक ये वाला रे यहाँ तक ही पहुंचेगा, है ना, ठीक है। तो इसको, इस बीम को डाइफ्रैक्ट होने में इतना डिस्टेंस और ट्रेवल करना है, ठीक है। फिर इस पे आ जाओ, ये 1 है और ये 2 है, तो ये आके, ये तो स्कैटर हो गया, बट ये दूसरे वाले रे को आने के लिए इतना पाथ जब तक ये ट्रैवल नहीं करेगा, तो इतना डिस्टेंस ये 2 वाला बीम 1 बीम के पीछे है, ठीक है। तो पहले वाले, जब इंसिडेंस होने से पहले ये डिस्टेंस उस बीम को एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ा, और स्कैटर होने के बाद इतना डिस्टेंस सेकेंड बीम को एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो ये दोनों का डिस्टेंस, ये डी साइन थीटा है और ये डी साइन थीटा है। अगर ये पर्टिकुलर डिस्टेंस डी है, तो ये वाला डिस्टेंस डी साइन थीटा है, ये वाला डिस्टेंस डी साइन थीटा है। सो इसीलिए पार्ट डिफरेंस 2d साइन थीटा आ जाता है। तो अगर 2d साइन थीटा आ जाता है, तो ये कहा गया, जैसे कि आपने YDSC में देखा था, तो आपने ये कहा था ना कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो आपको ब्राइट फ्रिंज मिलता है, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो आपको डार्क फ्रिंज मिलता है। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे जब इंटरफेरेंस हुआ, जब इलेक्ट्रॉन बीम का इंटरफेरेंस हुआ, तो अगर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो आपको इंटेंसिटी का पीक मिलेगा, और अगर आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो आपको इंटेंसिटी का
लो मिलेगा। ठीक है, तो क्योंकि हम लोगों को इंटेंसिटी का पीक मिला एट थीटा इक्वल्स टू 50 डिग्रीज, तो हमने ये माना कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगा जब ये पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू सम इंटीग्रल मल्टीपल, ये क्या है, ये इंटीजर है, सम इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मतलब 1 2 3, सम इंटीग्रल मल्टीपल मल्टीप्लाइड बाय द वेवलेंथ ऑफ द वेव, कोई भी वेव। ठीक है, तो वेव की वेवलेंथ होगी। ठीक है, तो यहां से जब आपको डी पता है, ठीक है, अगर आपको क्रिस्टल पता है, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पता है, तो आपको डी की वैल्यू पता है, और आपने एक्सपेरिमेंट से थीटा की वैल्यू मेजर कर ली कि आपने थीटा 50 डिग्रीज पे निकाला हुआ है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को यूज करके आप लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, इस इक्वेशन को यूज करके आपने एक लैम्डा की वैल्यू निकाल ली। अब देखो दूसरे साइड पे आपने क्या करा, आपने डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट यूज करा। ठीक है, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट यूज करा, तो आपको पता है कि आपने इलेक्ट्रॉन को वी पोटेंशियल से एक्सेलरेट करा, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय दैट पोटेंशियल हो जाएगा। तो लैम्डा डीवी कितना हो जाएगा, प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 m mass of an electron multiplied by charge of an electron multiplied by this potential। तो जब ये v is equals to, when this v is equals to 54 volts, तो 54 वोल्ट्स, तो आपने v 54 इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की मास की वैल्यू और प्लैंक कांस्टेंट को जब सब्सट्रैक्ट ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा, तो आपको जो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आई, तो आपने ये देखा कि ये जो लैम्डा की वैल्यू है जो आपने एक्सपेरिमेंट से निकाला हुआ है, और ये जो लैम्डा की वैल्यू आई है जो आपने डी ब्रॉगली के थ्योरी से निकाला हुआ है, वो दोनों बराबर है, एकदम सेम है, वो दोनों बराबर है। तो आपने क्या कहा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट आप तभी प्रूव कर पा रहे हो जब आप इलेक्ट्रॉन बीम को एज अ वेव ट्रीट कर पा रहे हो। ठीक है, एक्सपेरिमेंट को आप तभी एक्सप्लेन कर पा रहे हो जब आप इलेक्ट्रॉन बीम को एक वेव ट्रीट कर रहे हो, और उसके बेसिस पे आपने उस इलेक्ट्रॉन बीम की वेवलेंथ निकाली। और फिर अगर आपने डी ब्रॉगली थियरी से उस इलेक्ट्रॉन बीम की वेवलेंथ निकाली, तो आपने देखा जो इस एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन बीम की वेवलेंथ आ रही है, और जो डी ब्रॉगली थियरी उस वेवलेंथ की वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहा है, वो दोनों सेम है। तो इस ये दिस प्रूव्स द वैलिडिटी ऑफ डी ब्रॉगली hypothesis। What was his hypothesis? What was his hypothesis? That a matter can also behave as a wave। ठीक है, ये सब कुछ आप देख लो यहाँ पे। हाँ, right, appearance of a peak was explained by constructive interference between electrons scattered at different angles, different layers of the regularly spaced atoms of the crystal। electron diffraction हो रहा है, diffraction based on the calculation yielded the wavelength of the electron beam to be this much। de Broglie wavelength associated with the electron wave for V is equals to 54 volts also gives the same result। This agreement of the experimental value and the theoretical value of the wavelength of the electron beam gives the validity of the wave nature of the electron and hence the de Broglie hypothesis। Clear इतनी बात? कोई डाउट इस एक्सपेरिमेंट में? ठीक है, shall we move on? Okay, right। फोटोसेल, फोटोसेल कुछ नहीं है, ये आपको जो पिक्चर दिख रहा है यहाँ पे, ये जो फिगर है, ये फिगर फोटोसेल का है। फोटोसेल पे क्या है कि ये एक सेम चीज यार जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट में देखा था ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट में, जो सेटअप था इसका एक्सपेरिमेंट का, वही सेटअप है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। क्या है कि आपके पास एक एमिटर है
और क्या है आपके पास एक कलेक्टर है, ठीक है, ये एमिटर है और ये कलेक्टर है। एमिटर पे आपने लाइट इंसिडेंट करा, ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये इलेक्ट्रॉन अगर आपने पोटेंशियल लगाया हुआ है तो इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया दैट मीन्स इस सर्किट पे आपको ये एमीमीटर आपको करंट मेजर करेगा, ठीक है। अगर ये सर्किट, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है मतलब ये सर्किट कंप्लीट हो गया ना पूरा, तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन गया, तो ये आपका एमीमीटर आपको करंट मेजर करेगा और कितना करंट आएगा आपका इन ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर्स, ठीक है, 10⁻⁻⁶ एम्पियर्स में आपको करंट डिटेक्ट होगा। यही है। तो इसका यूज क्या क्या है और इसमें प्रोसेस क्या क्या हो रहा है। तो इट इज अ डिवाइस, फोटोसेल इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन। ये जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी चेंज करोगे, ऑफ कोर्स यार, आपको मैंने ये ग्राफ बताया था ना कि अगर आपने इंटेंसिटी चेंज करी तो आपका फोटो करंट भी एकदम चेंज हो रहा था। तो ये बताया था, पहला ग्राफ था ये। तो चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन इनटू द चेंज इन द फोटो करंट, ठीक है, ये यही चीज डिवाइस है जो दिस कन्वर्ट्स। अगर ये इंटेंसिटी चेंज हो रहा है तो ऑफ कोर्स आपका जो करंट मेजर करेगा वो भी चेंज होगा। तो इसी चीज को, जो चेंज को मेजर करता है और कुछ नहीं, इट्स इन द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर्स। अब इसका यूज कहाँ कहाँ पर है, यूटिलिटी देख लो, तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। मान लो आपने अपने घर पे ये फोटो डॉक्टर मना कर दिया। हेलो, अब तो अगर आप अपने दरवाजे के सामने जाके खड़े हो गए, हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? अभी कट गई थी सर आवाज। कट गई थी क्या आवाज? अभी थोड़ी आ देर रही के है लिए ना? सर। यस सर। कितने देर के लिए? अच्छा ये बताओ, तुम लोगों ने डिवीजन जर्मर एक्सपेरिमेंट देख लिया था?